हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। जैसे कि कल हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज हम उसके आगे के कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का नेचर, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस भी होता है एंड इकोनॉमिक एज एन आर्ट भी होता है। तो हम इकोनॉमिक्स एज अ साइंस कब कहेंगे? साइंस, बेसिकली साइंस क्या है? साइंस जहाँ पे कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो कि पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल हैं। सिमिलरली हमारी इकोनॉमिक्स में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, लाइक लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा लॉ पूरे यूनिवर्स में सेम चलता है। यहाँ इंडिया में भी वही लॉ चलेगा, और अगर आप किसी अनदर कंट्री में जाएंगे वहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो देखिए क्या लिखा है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट विच डेवलप द कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज, क्या कॉज हो रहा है और उससे होने वाले इफेक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये हमारा कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। साइंस इज नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। साइंस क्या है? कोई कलेक्शन ऑफ फैक्ट नहीं है केवल। अगर मैं किसी भी चीज़ को कलेक्ट कर लूँ, किसी भी डाटा को कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद उसको अगर ऐसे ही नहीं छोड़ सकती ना, उसके बाद मुझे देखना होगा, उसको सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करना होगा, उस पर वर्कआउट करना होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा। तो यही है, साइंस इज नॉट ओनली द collection of facts. In reality, all the fact must be systematically collected, classified and analyzed. There are following characteristics of science subject. साइंस के कुछ पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है। ये नहीं है हमने कलेक्शन कर लिया डाटा उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। हमें पूरा एक सिस्टमेटिकली एक प्रोसेस के थ्रू हमें कलेक्शन करना है नॉलेज को और फैक्ट्स को। इट डेवलप कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अभी हमने ऊपर भी यही बात पढ़ी थी कि कॉज और इफेक्ट का कोरिलेशनशिप को डेवलप करता है। हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास ये कॉज है तो इसका क्या इफेक्ट होगा। ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो भी लॉ है वो सारा यूनिवर्स में एक्सेप्ट होगा। ये नहीं है हमारी इंडिया के अंदर कोई अदर लॉ चल रहा है और बाहर कोई और लॉ चल रहा है। ऑल द लॉज आर टेस्टेड एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। सारे लॉज टेस्टेड होते हैं और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं। इट कैन मेक फ्यूचर प्रिडिक्शंस। इससे क्या होता है, हमारे फ्यूचर्स को प्रिडिक्शन करने में मदद मिलती है। हमें अगर पता होगा कि हमारी प्राइस क्या है, उसके हिसाब से डिमांड क्या है, तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमें कितनी और प्रोडक्शन करनी है। इट हैज़ अ स्केल ऑफ मीजरमेंट। इसके एक पर्टिकुलर स्केल होता है मीजरमेंट का। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसी तरह से साइंस भी, इकोनॉमिक्स भी है। According to economists, economics has also several characteristics similar to other science subjects. साइंस के जिस तरह से कुछ characteristics होते हैं, हमारे इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के भी कुछ several characteristics होते हैं। Economics is also a systematic study of knowledge and fact. इकोनॉमिक्स क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है फैक्ट्स और नॉलेज का। ऑल द थ्योरीज एंड फैक्ट्स रिलेटेड विद बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर सिस्टमैटिकली कलेक्टेड, क्लासिफाइड एंड एनालाइज्ड। जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी जो भी पूरा डाटा है, थ्योरीज है, वो पूरी सिस्टमैटिकली कलेक्टेड होती हैं, क्लासिफाइड होती हैं, एनालिसिस होते हैं, उन पर पूरा वर्कआउट होता है। इकोनॉमिक्स डील विद द कोरिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? वही अगेन एक कोरिलेशनशिप है उसकी कॉज के एंड फैक्ट की। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी ये लिखा है, सप्लाई इज पॉजिटिव फंक्शन ऑफ प्राइस। सप्लाई क्या है? पॉजिटिव फंक्शन है प्राइस का। दैट इज चेंज इन प्राइस इज कॉज्ड बट चेंज इन सप्लाई इज अफेक्ट। चेंज जो एक प्राइस में अफेक्ट होगा वो क्या होगा?
कॉज है हमारा, और उसके होने से जो डिमांड पे सप्लाई पे अफेक्ट होगा वो क्या है, एक अफेक्ट है. ऑल द लॉज इन इकोनॉमिक्स are also universally accepted, like law of demand, law of supply, law of diminishing marginal utility, etc. जो भी हमारे laws हैं वो सारे universally accepted होते हैं. Economics has a scale of measurement. According to Professor Marshall, money is used as a measuring rod in economics. हम economics में money जो हमारा एक है वो हमारा क्या है, measuring scale है. अगर कोई चीज़ हम यहाँ पे 10 रुपीज़ की परचेज कर रहे हैं तो अदर कंट्रीज़ में, अदर सिटीज़ में भी वो 10 रुपीज़ की मिलती है. However, according to Professor A.K. Sen, Human Development Index HDI is used to measure economic development of a country. और जो प्रोफेसर A.K. Sen है वो Human Development Index को यूज़ करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मीज़र करने के लिए कंट्री की. अब साइंस हमारी, ये तो हो गई साइंस के बारे में. अब ये साइंस हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव साइंस और एक नॉर्मेटिव साइंस. जो पॉजिटिव साइंस होती है वो हमें बताती है सॉल्यूशन की क्या है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी. और इन कंट्रेरी जो हमारी नॉर्मेटिव साइंस होती है वो हमें सॉल्यूशन नहीं देती, वो हमें बताती है कि क्या हो सकता है, लाइक व्हाट ought टू बी. तो इसमें कुछ यही लिखा हुआ है. However, the most important question is whether economics is a positive science or a normative science. Economics क्या है, एक positive science है और normative science है. तो positive science जो होती है that deals with all the real things और activities. वो क्या करती है, सारी real things में deal करती है. For example, poverty and unemployment are the biggest problem in India. जो unemployment है और poverty है वो सबसे क्या है, बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर. ऑल दिस अबव स्टेटमेंट आर नोन एज पॉजिटिव स्टेटमेंट. ये सारे क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं. दीज स्टेटमेंट आर ऑल कंसर्न विद द रियल फैक्ट इन्फॉर्मेशन. ये सारे किसके बेसिस पे होते हैं, रियल फैक्ट के. ऑन द कंट्रेरी नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद व्हाट ought टू बी एंड व्हाट ought टू हैव हैपेंड. क्या हो सकता है और क्या होगा. Normative science offers suggestions to the problem. The statement dealing with these suggestions are upcoming under normative statement. These statements give the idea about both good and bad effect of any particular problem or policy. For example, illiteracy is a curse for Indian economy. The backwardness of Indian economy is due to population explosion. Normative क्या कहती है, एक बताती है कि जो हमारी इलिटरेसी है वो क्या है, श्राप है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, और ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड कर रही है. किसके वजह से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से. जो पॉपुलेशन हमारी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. अब देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. मीनिंग, अ स्टेम ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, एक डाटा के बेस पे बताता है, और नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट है, वो अपनी जजमेंट देता है. स्टेम ऑफ इकोनॉमिक बेस्ड ऑन वैल्यू, ओपिनियन एंड जजमेंट. वॉट इट डज, क्या करता है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करता है. और नॉर्मेटिव इट ऑफर्स सब्जेक्टिव आइडियाज. ये क्या करता है, आपको सब्जेक्टिव आइडियाज देता है. स्टडी मैटर, इट स्टडीज वॉट एक्चुअली इज. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, ये बताता है एक्चुअली क्या है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, वॉट ought टू बी, क्या हो सकता है. वेरिफिकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विद रियल वर्ल्ड डाटा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, रियल वर्ल्ड डाटा से क्लासीफाई जस्टिफाई होता है, वेरीफाइड होता है. और नॉर्मेटिव नहीं, कांट बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डाटा. डील, पॉजिटिव इकोनॉमिक रियलिस्टिक सिचुएशन में डील करता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स इन अ आइडियलिस्टिक सिचुएशंस. एंड इकोनॉमिक इशू डील्स विथ हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व. ये डील करता है कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व की जाए. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड डील करता है विथ हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, वो कैसे हो सकती हैं. ठीक, तो ये छोटा सा डिफरेंस है.
Now move on to another topic, economics as an art. इकोनॉमिक्स आर्ट कैसे है? जैसे कि एक आर्टिस्ट है, एक डांसर है, या कोई भी अदर आपके आर्टिस्ट है, उसको अपनी आर्ट को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अगर मैं आज डांस करना स्टार्ट करूं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको कल बहुत अच्छे से कर पाऊं, लेकिन अगर मैं उसको कंटिन्यूअस 1 ईयर 2 ईयर 3 इयर्स कंटिन्यूअस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आउट करती हूं तो उसमें क्या होगा? मुझे बहुत ही मेरे मूव्स बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो सिमिलरली इकोनॉमिक आर्ट कैसे है भाई? एक इकोनॉमिस्ट है, उसको क्या करनी है? एक बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सके, ताकि जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसके वो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके। अकॉर्डिंग टू टी.एम. मेहता, नॉलेज इज साइंस, एक्शन इज आर्ट। जो नॉलेज है वो क्या है? साइंस है, और जबकि जो एक्शन है वो क्या है? आर्ट है। अकॉर्डिंग टू Pigou, Marshall, etc., economics is also considered as an art. इकोनॉमिक्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं? आर्ट में। इन अनदर वे इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग पर्टिकुलर गोल्स। हमें क्या चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए अपनी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। साइंस गिव अस प्रिंसिपल्स ऑफ एनी डिसिप्लिन। साइंस क्या करती है? कुछ हमें प्रिंसिपल्स देती है, बट आर्ट क्या करती है? उस प्रिंसिपल्स को रियलिटी में टर्न अप करती है। सो हाउएवर आर्ट टर्न ऑल दीज प्रिंसिपल्स इनटू रियलिटी। देयरफॉर कंसीडरिंग द एक्टिविटीज in economics, it can claim as an art also, because it gives guidance to the solution of all the economic problem, क्योंकि ये हमें सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। Therefore, from all the above discussion, we can conclude that economics is neither a science nor an art only. इसके हम ऊपर के जो डिस्कशन है हम उससे क्लियरली कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ना तो केवल साइंस है और ना केवल आर्ट है। However, it is a golden combination of both. ये क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो hence economics is considered as both a science as well as art. ये हमारी क्या है? साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो चलिए आज का हम लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। सेंट्रल प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है किसी भी प्रोड्यूसर के सामने, किसी भी मैन्युफैक्चरर के सामने, कि हम एक इकोनॉमी के हिसाब से कैसे डील करें। लाइक 3 आपकी मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। वो हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब हम क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें, है ना। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ किया कि मैं बनाऊंगी टॉफ़ीज़, तो ये तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं टॉफ़ीज़ मैन्युफैक्चर करूंगी, लेकिन अब ये किस सेगमेंट के लिए करना चाहिए ना, और कैसे करना चाहिए, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया। अच्छा, मैं ये फ्लेवर्स की टॉफ़ीज़ बनाऊंगी और इनको इस तरह से मैन्युफैक्चर करूंगी। तो हाउ टू प्रोड्यूस में मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि मुझे ये फ्लेवर्स की टॉफ़ीज़ मैन्युफैक्चर करनी है। अब मेन प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इसमें हमारे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, लाइक चिल्ड्रंस भी रहते हैं, आपके टीनेज भी हैं, ओल्ड पीपल्स भी हैं। तो मैं बेसिकली जो टॉफ़ीज़ हैं वो कौन सा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बच्चे हैं वही ज़्यादा टॉफ़ीज़ कंज्यूम करेंगे। तो मैं ये किसके लिए प्रोड्यूस करूँगी? स्पेशली फॉर किड्स, उनको ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से फ्लेवरिंग करूँगी, उनके हिसाब से पैकेजिंग करूँगी, है ना, अट्रैक्टिव, ताकि वो बच्चे उस चीज़ को परचेज करें। तो ये हमारी 3 प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, एंड हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें। अगर इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन है तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से सेल आउट होता है मार्केट में। अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ में बैलेंस नहीं हुआ तो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में प्रॉपर सेल आउट नहीं हो सकता था। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। सो कल एक लास्ट टॉपिक के साथ हम
आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।